हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट चारे वाले और मसाले वाले फसलों के बारे में देखने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब चारे वाली फसल फोल्डर क्रॉप्स, इसमें पहला है बरसीम। तो बरसीम का कुल क्या है? लेग्यूमिनेसी। वनस्पतिक नाम क्या है? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम। उत्पत्ति स्थान क्या है? तो एशिया माइनर, मिस्र। और बाजरा, बरसीम जो है चारे वाली जो है फसलों का राजा कहलाता है। और उसके बाद रबी में उगाई जाने वाली लेग्यूम चारे की जो है फसल है। और बरसीम जो है हे बनाने के लिए उपयुक्त फसल है। और बरसीम में जो क्रूड प्रोटीन है वो कितना होता है? तो 20% पाया जाता है। अच्छा, मूंगफली में कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है? तो मूंगफली में 26% प्रोटीन होता है। और उसके बाद 45% जो है उसमें तेल पाया जाता है। ठीक है। और धान में जो है प्रोटीन कितना होता है? तो 6 से 7% जो है प्रोटीन पाया जाता है। और ब्राउन राइस में कितना पाया जाता है? तो 7.8 के करीब में जो है प्रोटीन पाया जाता है। और मक्का में कितना प्रोटीन पाया जाता है? तो मक्का में 10% प्रोटीन होता है। और जिन नामक प्रोटीन पाया जाता है मक्का में, ये हो गया। तो बरसीम, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम। कुल क्या है इसका? लेग्यूमिनेसी है। उत्पत्ति स्थान इसका क्या है? एशिया माइनर, मिस्र है। और बरसीम जो है चारे वाली फसलों का राजा कहलाती है। और गेहूं जो है ये अनाजों वाले फसलों का राजा कहलाती है। फसालों नहीं। और उसके बाद मक्का जो है वो अनाजों वाली फसलों की रानी कहलाती है, रानी मक्का। और चारे वाली फसलों का राजा कौन कहलाता है? तो बरसीम कहलाती है। और रबी में उगाए जाने वाली लेग्यूम चारे की फसल कौन है? तो बरसीम है। और उसके बाद बरसीम जो है हे बनाने के लिए उपयुक्त फसल है। और क्रूड प्रोटीन कितना होता है? तो 20% होता है। अब आता है जलवायु, जिसको क्लाइमेट कहते हैं। तो इसमें शुष्क व ठंडी जलवायु चाहिए होता है। और तापमान कितना चाहिए होता है? 18 से 21 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हेतु। और बरसीम की पत्तियों में जो है शुष्क भार कितना होता है? तो शुष्क भार के आधार पर जो है 20 से 21% तक प्रोटीन पाई जाती है। और बरसीम की खेती के लिए कौन सी मृदा चाहिए होती है? तो क्षारीय मृदा उपयुक्त रहता है। तो जलवायु, तो बरसीम में जो होता है शुष्क व ठंडी जो है जलवायु चाहिए होता है। तापमान कितना चाहिए होता है? तो बरसीम में 18 से 21 जो है डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। और बरसीम की पत्तियों में शुष्क भार के आधार पर 20 से 21% जो है प्रोटीन पाई जाती है। तो प्रोटीन कितना पाई जाती है? तो 20 से 21% पाई जाती है। और बरसीम की खेती के लिए क्षारीय मृदा भी उपयुक्त है। तो बरसीम की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो क्षारीय मृदा। अब उन्नत किस्में, तो ये क्या होती है? 2 प्रकार की होती हैं। एक आता द्विगुणित आता, जिसको डिप्लॉयड कहते हैं। और उसके बाद ये देसी किस्म है।
और फिर आता है चतुर्गुणी तत्व जिसको टेट्राप्लॉइड कहते हैं, ये है उन्नत किस्में। तो देसी किस्मों में कौन सा आता है, BL1 आता है, मिस्कवी आता है, खद्रावी आता है, छिंदवाड़ा और वरदान आता है, IGFRI 19 एक होता है और फहाली आता है। तो द्विगुणित या देसी किस्म में कौन सा है, BL1, मिस्कवी, खद्रावी, छिंदवाड़ा, वरदान, IGFRI 19 एक आता है और फहाली आता है। और चतुर्गुणित या उन्नत किस्मों में कौन सा आता है, तो पूसा जायंट है, पूसा विशाल है, BL10-22 है। और पूसा जायंट जो किस्म है ये पपीता और नेपियर ग्रास की भी है, तो ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। तो चतुर्गुणित या उन्नत किस्म में कौन सा पूसा जायंट किस्म है और पूसा विशाल है और BL10-22 है। और जो पूसा जायंट किस्म है ये जो है बरसीम में तो आ ही रहा है, इसके साथ साथ पपीता और नेपियर घास का भी है। और बीज दर कितना चाहिए होता है, तो 25 से 30 kg पर हेक्टेयर चाहिए होता है। और जल्दी या देरी से बुआई ये तो कितना चाहिए होता है, तो 35 kg पर हेक्टेयर चाहिए होता है। और बीज उपचार जो है 10% नमक के घोल से बीज को जो है उपचारित करें, और जिससे क्या होता है कासनी के बीजों को अलग किया जा सके। बुआई का समय क्या होता है, अक्टूबर का प्रथम सप्ताह है। और बरसीम में राइजोबियम की ट्राइफोली जो होता है प्रजाति काम में लेते हैं। तो बीज दर कितना चाहिए होता है, 25 से 30 kg पर हेक्टेयर। और जल्दी या देरी से बुआई है तो कितना चाहिए होता है, तो 35 kg पर हेक्टेयर। और बीज उपचार में 10% नमक के घोल से बीज को उपचारित करें, और जिससे क्या होता है कासनी के बीजों को अलग किया जा सके। और बुआई का समय क्या चाहिए होता है, तो अक्टूबर का प्रथम सप्ताह। और बरसीम में जो है राइजोबियम की जो है ट्राइफोलियाई प्रजाति काम में लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। और अब उर्वरक प्रबंधन, तो बरसीम में जो होता है नाइट्रोजन 15 kg पर हेक्टेयर और फास्फोरस जो है 60 kg पर हेक्टेयर। तो बरसीम में नाइट्रोजन कितना चाहिए होता है, 15 kg पर हेक्टेयर और फास्फोरस 60 kg पर हेक्टेयर। और कटाई हार्वेस्टिंग, तो इसमें पहली कटाई जो है 50 से 55 दिन बाद करते हैं, और दूसरी जो है पहली कटाई के जो है 25 से 35 दिन बाद करते हैं। और तीसरी कटाई कब करते हैं, तो दूसरी कटाई के जो है 25 से 35 दिन बाद करते हैं। इसमें कह रहा है कि जब पहला कटाई होगा तो कब करेंगे, 50 से 55 दिन पे। और फिर इसको यहाँ से 1 से करके स्टार्ट करेंगे। अगला जब 25 और 35 दिन आ जाएगा, 25 या 35 दिन के बीच में, तब यहाँ पे दूसरी कटाई करेंगे। और फिर यहाँ से जो है स्टार्ट करेंगे, 1 से गिनेंगे। और जब 25 से 35 दिन इधर आ जाएगा तब यहाँ पे जो है तीसरी कटाई करेंगे। अब खरपतवार, तो खरपतवार में कासनी आता है, चिकोरियम इंटाइवस आता है। और नियंत्रण के लिए डायनोसोल एसीटेट 1.5 kg और फसल उगाने के बाद यानी कि पोस्ट इमरजेंस के रूप में करते हैं। तो खरपतवार कौन सा है, कासनी, चिकोरियम इंटाइवस। और नियंत्रण के लिए डायनोसोल एसीटेट आता है 1.5 kg फसल उगाने के बाद पोस्ट इमरजेंस के रूप में करते हैं। और कीटों के लिए कौन सा था, तो 5% मैलाथियान पाउडर का भुरकाव करते हैं। और तना सड़न रोग आता है जिसको स्क्लेरोटीनिया स्पीसीज द्वारा होता है। और बाविस्टिन जो था 0.3% का छिड़काव करते हैं इसमें। तो तना सड़न के लिए कौन सा है, क्या उपचार हम लोग करते हैं, तो बाविस्टिन का प्रयोग करते हैं 0.3%। और उपज कितना होता है, तो 700 से 800 कुंटल पर हेक्टेयर हरा चारा प्राप्त हो जाता है। तो खरपतवार जिसको कासनी कहते हैं, चिकोरियम इनवाइटस इंटाइवस है, इनवाइटस नहीं, चिकोरियम इंटाइवस कासनी का है। और इसके नियंत्रण के लिए डायनोसोल एसीटेट 1.5 kg फसल उगाने के बाद पोस्ट इमरजेंस में प्रयोग करते हैं। और कीटों के लिए क्या करते हैं, तो 5% मैलाथियान पाउडर का भुरकाव करते हैं। और तना सड़न रोग के लिए क्या करते हैं, तो स्क्लेरोटीनिया स्पीसीज द्वारा या नियंत्रण के लिए जो है बाविस्टिन का जो है 0.3% का छिड़काव करते हैं। और उपज कितना होता है, तो 700 से 800 कुंटल पर हेक्टेयर हरा चारा प्राप्त हो जाता है।
रिज्का, जिसको इंग्लिश में लूसर्न या अल्फ़ा अल्फ़ा कहते हैं, तो रिज्का को लूसर्न या अल्फ़ा अल्फ़ा कहते हैं। वनस्पतिक नाम क्या है? तो मेडिकेगो सेटाइवा है। और उत्पत्ति स्थान इसका कहाँ है रिज्का का? तो दक्षिण पश्चिमी एशिया में है। और रिज्का को जो है चारे वाले फसलों की रानी भी कहते हैं। और रिज्का को हरी अवस्था में ज़्यादा खिलाने से क्या होता है? पशुओं में अफरारोग हो जाता है। और फिर एनिमल हस्बेंड्री में तो बताया जाता है कि अफरारोग के नियंत्रण के लिए क्या किया जाता है? तो ट्रोकोरन कर्न्यूला का प्रयोग किया जाता है। एंड रिज्के में प्रोटीन कितना होता है? तो 20 से 25% के करीब में होता है। और रिज्के में पर परागण जो है मधुमक्खियों द्वारा होता है। और रिज्का क्या है? तो एक वर्षीय है, ये बहुवर्षीय पौधा है। और रिज्के की जड़ें जो है भूमि में गहराई तक जाती हैं। और रिज्के में क्रूड प्रोटीन कितना होता है? तो 15 से 20% होता है। तो रिज्का का वनस्पतिक नाम क्या है? मेडिकेगो सेटाइवा। उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिमी एशिया। इसे चारे वाले फसलों की रानी कहा जाता है। और रिज्का को क्या है? हरी अवस्था में ज़्यादा खिलाने से पशुओं में अफरा रोग हो जाता है। और रिज्के में प्रोटीन कितना होता है? तो 20 से 25% प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा, अब प्रोटीन में देखा जाए तो धान में कौन सा प्रोटीन होता है? तो ओराइजिन होता है। और मक्के में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो जिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कितना परसेंट होता है? तो 10% पाया जाता है। और आटे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो ग्लूटीन प्रोटीन होता है। और रिज्के में क्या होता है? पर परागण किसके द्वारा होता है? मधुमक्खियों द्वारा होता है। और रिज्का क्या है? एक वर्षीय एवं बहुवर्षीय पौधा है। और रिज्के की जड़ें जो है भूमि में क्या होता है? गहराई तक जाती हैं। और रिज्के में क्रूड प्रोटीन कितना होता है? तो 15 से 20% होता है। और जलवायु कैसी चाहिए होती है? तो शीतोष्ण से समशीतोष्ण से शीतोष्ण चाहिए होता है। और तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के लिए चाहिए होता है। और मृदा कौन सी चाहिए होती है? तो दोमट मृदा चाहिए होती है। तो जलवायु कैसी चाहिए होती है? समशीतोष्ण से शीतोष्ण, तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस से जो होता है 45 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के लिए। और मृदा कैसी चाहिए होती है? दोमट मृदा चाहिए होती है। अब किस्मों की बात करते हैं तो देसी किस्मों में कौन सा आता है? तो सिरसा 8 आता है जो कि 1 वर्षीय है। और उसके बाद सिरसा 9 आता है, बहुवर्षीय है। अगर सिरसा 8 आया तो 1 वर्षीय, और 9 आया सिरसा 9 तो बहुवर्षीय। और आनंद 2 आता है, आनंद 3, NDRI सिलेक्शन 1 और IGFRT S 244 आता है, 254 आता है। T9 आता है जो कि बहुवर्षीय किस्म है। और विदेशी किस्मों में कौन सा आता है? रैम्बलर आता है जो कि कनाडा से आयातित है। और इंडियन मूलर फार्म आता है। तो देसी किस्म में कौन आता है? सिरसा 8 आता है जो कि 1 वर्षीय है। और सिरसा 9 आता है जो कि बहुवर्षीय है। आनंद 2 आता है, आनंद 3 आता है। NDRI सिलेक्शन 1 आता है। IGFRT S 254 आता है और 244 आता है। और T9 आता है जो कि बहुवर्षीय किस्म है। तो बहुवर्षीय किस्म में इसमें कौन कौन सा चर्चा किया गया है स्पेशल तौर पे? तो सिरसा 9 है और T9 है। और विदेशी किस्म में कौन सा है? तो रैम्बलर है और इंडियन जो है मूलर फार्म है, इंडियन मूलर फार्म।
अब सीड रेट की बात करते हैं तो कितना चाहिए होता है, तो 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर छिटकवा विधि से। और ड्रिलर विधि से कितना चाहिए होता है, तो 15 केजी पर हेक्टेयर। और बीज की जो है कितनी गहराई रखते हैं, तो 1 से 2 सेंटीमीटर। और दूरी कितना रखते हैं, तो 20 सेंटीमीटर इंटू 5। अच्छा, गेहूं में दूरी कितना रखते हैं, तो 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर। तो बीज दर कितना चाहिए होता है, तो बीज दर जो है 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर जो है छिटकवा विधि से। और ड्रिलर विधि का प्रयोग करेंगे तो 15 केजी पर हेक्टेयर है। और बीज की जो तक कितने गहराई पर रखते हैं, तो 1 से 2 सेंटीमीटर रखते हैं। दूरी 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर रखते हैं। अब बीज उपचार जो है FIR विधि, फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड राइजोबियम विधि आता है। तो रिजके में जो है राइजोबियम कल्चर की जो है मेलिलोटाई जो होता है प्रजाति काम में लेते हैं। तो जो रिजका है उसमें राइजोबियम कल्चर की कौन सी जो है प्रजाति काम में लेते हैं, तो मेलिलोटाई लेते हैं। और बुआई का समय सितंबर से अक्टूबर है। तो बीज उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड राइजोबियम का विधि से जो है इसका प्रयोग करते हैं, FIR विधि से। और रिजके में जो है राइजोबियम कल्चर की कौन सी जो है प्रजाति काम में लेते हैं, तो मेलिलोटाई काम में लेते हैं। और बुआई का समय क्या है, सितंबर से अक्टूबर है। अब रिजके में पीलापन, तो रिजके में पीलापन क्या है, यह बोरान तत्व की कमी के कारण होता है। और उसके बाद 0.2% होता है बोरेक्स का जो है बुरकाव करते हैं। और अधिकतर जो फ्रूट क्रैकिंग की समस्या होती है उसमें भी बोरान का ही कमी होता है। और धान में खैरा रोग जो है जिंक की कमी से होता है। अब हरितमाहीनता, तो यह जो है लौह तत्व की कमी के कारण होता है, Fe। और नियंत्रण के लिए FeSO4 @ 0.5% का जो है स्प्रे करें। और खरपतवार की बात करते हैं तो इसमें अमरबेल आता है जिसको कसकुटा कहते हैं। इसके नियंत्रण के लिए किसका करते हैं, पैराक्वाइट के प्रयोग करते हैं। और @ 0.2% का जो है स्प्रे कटाई के उपरांत करते हैं। और 20% नमक के घोल से क्या होता है, बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित करना चाहिए। तो रिजके का जो पीलापन है वो किसके कारण होता है, तो बोरान तत्व की कमी के कारण होता है। और 0.2% जो है बोरेक्स का भुरकाव करते हैं। और हरितमाहीन जिसको क्लोरोसिस कहते हैं, ये किसकी कमी से होता है, तो लौह तत्व या की कमी के कारण होता है। नियंत्रण के लिए FeSO4 का प्रयोग करते हैं। और खरपतवार नियंत्रण जो है तो इसमें अमरबेल के नियंत्रण के लिए पैराक्वाइट का प्रयोग करते हैं। अब रोग आता है तो इसमें जीवाणु झुलसा आता है जो बैक्टीरिया द्वारा होता है। पत्ती धब्बा रोग आता है। तो दोनों रोगों के रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो होता है 0.3% स्प्रे करते हैं। तो रोग कौन सा है, जीवाणु झुलसा, जो कि किसके द्वारा होता है, तो बैक्टीरिया द्वारा होता है। और पत्ती धब्बा रोग आता है। और दोनों रोगों के रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 0.3% स्प्रे करते हैं। अब कीट की बात करें तो रिजके की इल्ली एवं रिजके का कैटरपिलर 2 मुख्य कीट हैं। और रोकथाम के लिए मेलाथियान डस्ट जो है 5% का भुरकाव करते हैं। तो रिजके की इल्ली और रिजके की कैटरपिलर क्या हैं, 2 मुख्य कीट हैं।
और नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मैलाथियन डस्ट का प्रयोग करते हैं 5%। और इसके बाद है कटाई। तो कटाई में क्या होता है कि 50 से 55 दिन बाद जो है प्रथम कटाई करें। और प्रथम कटाई जो है में क्या होता है कि अधिक उपज प्राप्त करने हेतु रिचके की फसल के साथ सरसों या काशनी की जो है बुआई करते हैं। और 400 से 700 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है हरा चारा प्राप्त होता है। तो कटाई में क्या होता है कि 50 से 55 दिन बाद जो होता है प्रथम कटाई करते हैं। और जो प्रथम कटाई में अगर अधिक उपज प्राप्त कर रहे हैं तो रिचके के साथ किसका प्रयोग करते हैं? तो सरसों या कासनी की बुआई करते हैं। और उसके बाद 400 से 700 कुंटल प्रति हेक्टेयर चारा प्राप्त होता है। जई, जिसको इंग्लिश में ओट कहते हैं, वनस्पतिक नाम क्या है? एवेना सटाइवा। कुल क्या है इसका? तो ग्रेमनी पोएसी है। और उत्पत्ति स्थान एशिया माइनर। और यह स्वपरागित व रबी की फसल है। तो जई का वैज्ञानिक नाम क्या है? एवेना सटाइवा। कुल क्या है? ग्रेमनी पोएसी। और उत्पत्ति क्या है? तो एशिया माइनर। और स्वपरागित जो है वह रबी की फसल है। अब उगाई जाने वाली जई जो है 3 प्रकार की होती हैं। पहला था डिप्लॉयड, जिसमें टूयन कितना होता है? 14 होता है। और टेट्राप्लॉयड आता है जिसमें टूयन 28 होता है। और उसके बाद हेक्साप्लॉयड आता है, टूयन जो है 42 आता है। तो डिप्लॉयड टूयन 14, टेट्राप्लॉयड टूयन 28 और हेक्साप्लॉयड टूयन 42 होता है। और उसके बाद है मुख्यतः उगाई जाने वाली जई एविना सटाइवा हेक्साप्लॉयड होती है। जो मुख्य रूप से जो उगाई जाती है जई वो कौन सी होती है? हेक्साप्लॉयड होती है। और फल के प्रकार क्या है? तो कैरियोप्सिस होता है। और यह जो है हे एवं साइलेज दोनों बनाने के लिए उपयुक्त है। तो हे और साइलेज बनाने के लिए दोनों में जो है उपयुक्त कौन सा है? तो जई आता है। और इसमें जो है थायमिन की मात्रा धान्य फसलों से ज़्यादा होती है। अच्छा, थायमिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? नीचे कमेंट कीजिए आप लोग। और उसके बाद जलवायु क्लाइमेट जो है ठंडी एवं नम जलवायु चाहिए होता है। तो जई में कौन सी प्रजाति आती है? डिप्लॉयड, जिसमें टूयन कितना होता है? 14। फिर आता है टेट्राप्लॉयड जिसमें टूयन 28। उसके बाद हेक्साप्लॉयड टूयन 42 होता है। और मुख्यतः जो उगाई जाती है जई वो कौन सा है? तो वो हेक्साप्लॉयड है, अर्थात टूयन 42 वाला। और फल का प्रकार कौन सा होता है? तो कैरियोप्सिस होता है। और ये जो है हे तथा साइलेज दोनों बनाने में उपयुक्त है। इसमें थायमिन की मात्रा जो है धान्य फसलों की तुलना में ज़्यादा होता है। और जलवायु कैसे चाहिए होता है? तो ठंडी एवं नम जलवायु चाहिए होता है। अब बात करें मृदा का, तो मृदा में सभी प्रकार की भूमि जो है उपयुक्त है इसके लिए। मृदा में क्या है? सभी प्रकार की भूमि इसके लिए उपयुक्त है। और उसके बाद बात करते हैं किस्मों की। तो किस्मों में जो है कैंट आता है, और ये जो है सोयाबीन की भी किस्म है। और उसके बाद कोचमैन आता है, कोचमैन। और फिर कौन सा आता है? तो उसके बाद अल्जेरियन भी आता है। तो और इसके साथ जो होता है OS6 भी आता है। और NP जो है 1 और 2 भी आता है। और
यूपीओ जो है 50 भी आता है, यूपीए 50। तो किस्मों में की बात करें तो कौन कौन सा आता है, तो कैंट आता है जो कि सोयाबीन की भी किस्म है, और उसके बाद जो है कोचमैन आता है, अल्जेरियन आता है, और ओएस 6 आता है, एनपी जो है 1-2 आता है, और यूपीओ जो है 50 आता है। अब बात करते हैं तो बीज दर का। बीज दर में क्या है, तो चारे की फसल के लिए 100 केजी पर हेक्टेयर, और उसके बाद दाने की फसल के लिए कितना चाहिए होता है, तो 60 केजी जो होता है पर हेक्टेयर चाहिए होता है। और उसके बाद दूरी कितना रखते हैं, तो 20 इंटू जो है 5 सेंटीमीटर रखते हैं। तो बीज दर कितना चाहिए होता है, तो चारे के लिए जो है 100 केजी पर हेक्टेयर, और उसके बाद दाने की बात करें तो वहाँ पे 60 केजी जो होता है पर हेक्टेयर, और उसके बाद दूरी की बात करें तो 20 इंटू 5 सेंटीमीटर रखते हैं। और अब इसके बाद जो है बुआई के समय की बात करें तो मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर, मिड जो है अक्टूबर से मिड नवंबर। और खरपतवार नाशी की बात करते हैं तो इसमें 2,4-D सॉल्ट @0.5 kg AI पर हेक्टेयर जो है प्रयोग करते हैं। और उसके बाद फिर आता है इंसेक्ट कीट, तो इसमें आता है दीमक आता है। दीमक के नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए, क्लोरोपाइरीफॉस 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के साथ दे देना चाहिए। तो कीट में दीमक आता है, तो किसमें कौन कौन सी होती हैं, इसमें कैंट आता है, कोचमैन आता है, अल्जेरियन आता है, और OS 6 आता है, NP 1-2 आता है, और UPO 50 आता है। और उसके बाद बीज दर की बात करते हैं तो चारे के लिए 100 केजी पर हेक्टेयर, दाने के लिए 60 केजी पर हेक्टेयर, दूरी कितना रखते हैं, तो 20 इंटू 5 सेंटीमीटर रखते हैं। और बुआई का समय मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर होता है। और उसके बाद खरपतवार नाशी की बात करते हैं, 2,4-D सॉल्ट का प्रयोग करते हैं @0.5 kg पर हेक्टेयर। और कीट की बात करें तो इसमें दीमक लगता है, और नियंत्रण हेतु क्लोरोपाइरीफास 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के साथ प्रयोग करते हैं। अब मसाले वाली फसलें, स्पाइसेस क्रॉप, इसमें कौन आता है, तो जीरा आता है जिसको क्यूमिन कहते हैं। और जीरा का गुणसूत्र 2N कितना होता है, 14 होता है। और वनस्पतिक नाम क्या है, क्यूमिनम साइमिनम है। और कुल क्या होता है, तो जीरे में जो होता है कुल अम्ब्रेली फेरी आता है। और पुष्प क्या होता है, तो अम्ब्रेल होता है, छत्रक प्रकार का होता है। और फल का प्रकार जो है इसका, तो सिंजोकार्प्स है। और उत्पत्ति मिश्र है। और भारत में जो है 60% जीरे का उत्पादन जो होता है राजस्थान में होता है। और राजस्थान में जो होता है बाड़मेर क्षेत्र जो है, क्षेत्र में बाड़मेर जो है वो क्षेत्र में तथा उत्पादन में जो होता है जालौर जिला प्रथम स्थान पे है। और जीरे के तेल में मुख्य तत्व कौन सा है, तो क्यूमिनॉल है, ये इम्पोर्टेंट है। और जीरे के बीज में 2.5% जो है वाष्पित तेल पाया जाता है। और जीरा क्या है, तो स्वपरागित फसल है। तो जीरा जिसका गुणसूत्र कितना होता है, 2N 14 होता है। वनस्पतिक नाम क्या है, तो क्यूमिनम साइमिनम है। और कुल क्या है, तो अम्ब्रेली फेरी है। और पुष्प क्रम क्या होता है, तो छत्रक प्रकार का होता है, अम्ब्रेल प्रकार का। और फल प्रकार कौन सा है, तो सीजोकार्प्स। उत्पत्ति मिश्र है। और भारत में 60% जो है जीरे का उत्पादन राजस्थान में होता है। और राजस्थान में बाड़मेर क्षेत्रफल में और उत्पादन में जालौर जिला प्रथम स्थान है। और जीरे के तेल में मुख्य तत्व कौन सा है, तो क्यूमिनॉल है। और जीरे के बीज में जो है 2.5% जो है वाष्पित तेल पाया जाता है। और जीरा क्या है, स्वपरागित फसल है। अब बात करें इसकी जलवायु का, तो जलवायु कैसा चाहिए होता है, तो शुष्क एवं ठंडा मौसम चाहिए होता है। और जीरे की फसल
के लिए बादल एवं अधिक नमी जो है हानिकारक होता है। तो जीरे की फसल के लिए क्या हानिकारक होता है? तो बादल और अधिक नमी हानिकारक होता है। अब मृदा जो है, तो जीरे की खेती के लिए जो है दोमट मृदा उपयुक्त होता है। तो जीरे की खेती के लिए कौन सी मृदा? दोमट मृदा। और किस्मों की बात करें तो इसमें RZ 19 आता है, जो कि जोबनेर 1988 में जो है विकसित है और 6 से 7 क्विंटल उपज देती है। और RS1 आता है, जो कि दुर्गापुरा से विकसित किस्म है। और उसके बाद RZ 209 आता है, जो कि जोधपुर से विकसित किस्म है। और गुजरात जीरा, जिसको GC कहते हैं, 2 आता है। तो किस्म में कौन सा आता है? RZ 19 आता है, RS1 आता है, RZ 209 आता है और गुजरात जीरा, जिसको GC 2 कहते हैं, वो आता है। और उसके बाद फिर बीज दर सीड रेट में तो 12 से 15 kg पर हेक्टेयर सीड रेट होता है। और उसके बाद दूरी जो है 22 × 10 सेंटीमीटर। और जीरे को जो है 1 सेंटीमीटर की गहराई पर बोते हैं। तो जीरे का बीज दर 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। और दूरी कितना चाहिए होता है? तो 22 × 10 सेंटीमीटर। और जीरे को जो है 1 सेंटीमीटर की क्या होता है गहराई पर बोते हैं। और बुआई का समय क्या है? तो नवंबर का प्रथम सप्ताह से जो है दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक होता है। तो जीरे में जो है बुआई का समय क्या है? तो नवंबर के प्रथम सप्ताह से दिसंबर के प्रथम सप्ताह है। और उसके बाद फिर आता है उर्वरक। तो उर्वरक में कौन सा आता है? नाइट्रोजन 30 kg पर हेक्टेयर, फास्फोरस 20 kg पर हेक्टेयर और पोटेशियम 0। और सिंचाई जो है 50% जो है दाना भरते समय सिंचाई, दाना भरने के बाद क्या होता है? सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। 50% जब दाना भर जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए? सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। और खरपतवार जो है, जीरे का जो मुख्य खरपतवार कौन सा? जीरी, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? प्लांटेगो पुमिला। तो जीरे का मुख्य खरपतवार जीरी है, प्लांटेगो पुमिला। और नियंत्रण के लिए बेसालिन का प्रयोग करते हैं @ 1 kg पर हेक्टेयर। और उसके बाद पेंडीमेथिलीन 1 kg पर हेक्टेयर जो होता है अंकुरण से पूर्व प्रयोग करते हैं। तो खरपतवार में जीरे का जो है मुख्य खरपतवार कौन सा है? जीरी है, जिसको प्लांटेगो जो होता है पुमेलो है। और नियंत्रण के लिए बेसालिन का प्रयोग करते हैं @ 1 kg जो है पर हेक्टेयर बुआई से पूर्व। उसका पेंडामेथिलीन जो है 1 kg पर हेक्टेयर अंकुरण से पूर्व प्रयोग करते हैं। अब रोग की बात करते हैं तो छाछिया रोग आता है और उकठा या सूखा रोग आता है। तो छाछिया रोग, जिसको पाउडरी मिड्यूल या चूड़िल आसिता रोग भी कहते हैं, कारक क्या है? इरीसाइफी पॉलीगोनी है। और नियंत्रण के लिए कैराथेन का प्रयोग करते हैं। और उकठा रोग तो कारक है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है। छोटी अवस्था में ज़्यादा प्रकोप से जो है पौधा जो है हरी अवस्था में मुरझा जाता है। और नियंत्रण के लिए बाविस्टीन 0.3% का जो है छिड़काव करते हैं। और उसके बाद कौन सा आता है? तो झुलसा आता है, जिसको ब्लाइट कहते हैं। तो जीरे का सबसे भयंकर रोग है। और यह रोग जो है फूल आने के बाद तथा बादल होने की तीव्र गति से जो है फैल जाता है। और रोगग्रस्त पौधे की पत्तियों एवं तने के जो है भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। रोकथाम के लिए मैनकोजेब 0.3% का छिड़काव करें। तो रोग में कौन सा आता है? तो झुलसा आता है। होता क्यों है ये? तो यह रोग जो है फूल आने के बाद बादल होने पर जो है तीव्र गति से जो है फैल जाता है। और उसके बाद उकठा रोग आता है, जिसका कारक है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है। और छोटी अवस्था में ज़्यादा प्रकोप होता है, पौधा हरी अवस्था में मुरझा जाता है। उसके बाद छाछिया रोग, जिसको पाउडरी मिड्यूल कहते हैं, तो कारक क्या है? इरीसाइफी पॉलीगोनी है। और नियंत्रण के लिए कैराथेन 2 kg पर हेक्टेयर का छिड़काव करते हैं। और बात करें कीट का, तो इसमें कीट कौन सा लगता है? तो मोइला या चेपा लगता है। और नियंत्रण के लिए जो है डाइमेथोएट रोगोर 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से जो है छिड़काव करते हैं। और क्रूसीफेरी कुल की सब्जियों व जीरे में जो है चेपा के नियंत्रण के लिए 12 पीले चिपचिपे जो है फांस येलो स्टिकी ट्रैप का जो है लगाएं।
जिस पर वो आके चिपक जाते हैं। और उपज कितना होता है? तो 6 से 10 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। तो 1 हेक्टेयर में कितना उपज होता है? तो 6 से 10 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। तो कीट कौन सा लगता है इसमें? मोइला या चैपा लगता है। और रोग कौन सा लगता है? तो झुलसा लगता है, उकठा और सूखा रोग लगता है, और उसके बाद छाछिया रोग लगता है। तो छाछिया रोग का कारक क्या है? इरिसाइफी पोलिगोनी है। और उकठा या सूखा रोग का कारक क्या है? तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है। और उसके बाद फिर उर्वरक कितना लगता है? तो नाइट्रोजन 30 kg और फास्फोरस 20 kg लगता है। और सिंचाई कब बंद करना चाहिए इसमें? तो 50% जब दाना भरने के बाद क्या होता है? सिंचाई बंद कर देना चाहिए। और जीरे का मुख्य खरपतवार कौन है? तो जीरी है, प्लांटेगो पुमेला। और नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बेसालिन का प्रयोग करते हैं या पेंडीमेथिलीन का प्रयोग करते हैं। और बीज दर कितना चाहिए होता है? तो 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। और दूरी जो है 22 × 10 सेंटीमीटर रखते हैं और 1 सेंटीमीटर गहराई। और बुआई का समय क्या है इसका? तो नवंबर के प्रथम सप्ताह और दिसंबर का प्रथम सप्ताह है। और जीरे के बीज में क्या पाया जाता है? तो 2.5% जो होता है वाष्पित तेल पाया जाता है। और जीरे का तेल का मुख्य तत्व क्या पाया जाता है? तो क्यूमिनॉल पाया जाता है। धनिया, जिसका वैज्ञानिक नाम है कोरिएंड्रम सेटाइवम, कुल क्या है इसका? तो अम्ब्रेली फेरी एपीएसी में आता है। और उत्पत्ति स्थान भूमध्य सागरीय क्षेत्र मिस्र। तो धनिया, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोरिएंडर। और वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? तो कोरिएंड्रम सेटाइवम। कुल क्या है इसका? तो अम्ब्रेली फेरी एपीएसी कहते हैं। और उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र मिस्र आता है। और भारत में धनिया का उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर आता है। तो धनिया उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो वो राजस्थान का है। और भारत का जो है 50% उत्पादन होता है। और राजस्थान में झालवाड़ जिला जो है क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पे है। तो भारत में कौन है? राजस्थान है प्रथम स्थान पे। और राजस्थान में कौन है? झालवाड़ जिला जो है वो क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पे है। और राजस्थान का 12 जिला उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। और धनिया के तेल में कोन्ड्रीपॉल तत्व पाया जाता है। तो धनिया के तेल में क्या पाया जाता है? तो कोन्ड्रीपॉल तत्व पाया जाता है। और धनिया में सुगंध जो है लिनालूल नामक जो है टारपेनॉइड के कारण आती है। धनिया में सुगंध किसके कारण आती है? तो लिनालूल नामक टर्पेनॉइड के कारण जो है आती है। और धनिया के दानों में तेल जो है 1% पाया जाता है। और यह क्या है? परपरागित फसल है। और मधुमक्खियों द्वारा परपरागण होता है। तो मधुमक्खी द्वारा किसमें परपरागण होता है? तो धनिया में होता है, कपास में होता है और रिजका में होता है। तो मधुमक्खी द्वारा परपरागण इसके अलावा धनिया के अलावा किस में होता है? तो रिजका और कपास में भी होता है। तो धनिया उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? राजस्थान। और धनिया के तेल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कोन्ड्रीपॉल। और धनिया में जो सुगंध है वो लिनालूल नामक टर्पेनॉइड के कारण आती है। और धनिया के दानों में तेल की मात्रा कितना होता है? तो 1% पाया जाता है। और धनिया क्या है? तो ये परपरागित है और मधुमक्खियों द्वारा जो है परपरागण इसमें होता है। अब बात करें जलवायु क्लाइमेट का, तो शुष्क एवं ठंडी जलवायु इसके लिए चाहिए होता है। जलवायु कैसे चाहिए होता है? तो शुष्क एवं ठंडी जलवायु। अब मृदा की बात करते हैं तो काली व भारी मृदा चिकनी व क्ले मृदा में उपयुक्त है। तो काली व भारी मृदा जो है इसमें चाहिए होता है।
और धनिया की खेती के लिए जो है बुआई जो है बलुई जो है और लवणीय मृदा अनुपयुक्त होती है। मतलब ये कह रहा है कि बलुई और लवणीय मृदा में जो है धनिया की खेती नहीं की जाती है। अब बात करें किस्मों की वैरायटी का, तो इसमें आता है RCR 41 आता है, GC1 आता है, CO1 आता है, UD 20 आता है, RCR 436 आता है, RCR 20 आता है, और पूसा सिलेक्शन 360 आता है, साधना आता है, राजेंद्र स्वाति आता है, उसके बाद पंत हरितमा आता है। और बात करें बीज दर का, तो 15 से 20 kg पर हेक्टेयर बीज दर चाहिए होता है। तो धनिया में बीज दर कितना चाहिए होता है? 15 से 20 kg पर हेक्टेयर। और दूरी कितना रखते हैं? तो 30 इंटू जो है 10 सेंटीमीटर का रखते हैं। और कितने गहराई पे बोया जाता है? तो 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर जो है बोया जाता है। और उसके बाद बुआई का समय क्या है? तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जो है इसकी बुआई करते हैं। तो बीज दर कितना चाहिए होता है? 15 से 20 kg पर हेक्टेयर। दूरी कितना रखते हैं? तो 30 इंटू 10 सेंटीमीटर। और कितने गहराई पे बोया जाता है? 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोया जाता है। और बुआई का समय क्या है? तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है। अब उर्वरक की बात करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन कितना चाहिए होता है? 40 kg, फास्फोरस 30 kg, और पोटाश जो है 0 से 10 kg। कभी कभार नहीं पड़ता है, कभी कभार जो है 10 kg तक पड़ता है। और सिंचाई की बात करें तो पौध की बढ़वार के समय व दाना बनते समय जो है चाहिए होता है। सिंचाई कब देते हैं? तो पौध की बढ़वार के समय व दाना बनते समय जो है देते हैं। अब बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो इसमें पेंडीमेथिलीन आता है, जिसको स्टॉम्प भी कहते हैं। 1 kg पर हेक्टेयर जो है अंकुरण से पूर्व प्रयोग करते हैं। तो खरपतवार नियंत्रण में कौन सा आता है? तो पेंडीमेथिलीन आता है, जिसको स्टॉम्प भी कहते हैं। 1 kg पर हेक्टेयर अंकुरण से पूर्व प्रयोग करते हैं। उसके बाद बसालीन आता है, जिसको फ्लूक्लोरेलिन कहते हैं। 1 kg पर हेक्टेयर जो है PPI जो है बुआई से पूर्व प्रयोग करते हैं। तो बसालीन जिसको फ्लूक्लोरेलिन कहते हैं 1 kg पर हेक्टेयर PPI जो होता है बुआई से पूर्व प्रयोग करते हैं। अब बात करें कीट का, तो इसमें जो होता है चेपा या मोइला लगता है। मोइला जो है सरसों में भी लगता है। और उसके बाद डाइमिथोएट या मेटासिस्टॉक्स @ 675 ml पर हेक्टेयर जो होता है का छिड़काव करते हैं। तो कीट कौन सा लगता है? चेपा या मोइला, जिसको एफिड्स कहते हैं। और डाइमिथोएट या जो होता है मेटासिस्टॉक्स @ 675 ml पर हेक्टेयर छिड़काव करते हैं। अब आता है अगला रोग। तो रोग में कौन सा आता है? उकठा रोग आता है, जिसको विल्ट कहते हैं। या बाविस्टिन जो है 0.3% का जो है प्रयोग करते हैं इसमें। और दूसरा आता है झुलसा रोग, जिसको ब्लाइट कहते हैं। तो इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% का जो है प्रयोग करते हैं। और उसके बाद छछाया, जिसको पाउडरी मिड्यूल कहते हैं। गंधक पाउडर जो है 20 kg पर हेक्टेयर की दर से भुरकाव करते हैं। और कैराथेन जो है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करते हैं। या फिर जो है 0.1% जो है गंधक अम्ल का छिड़काव करते हैं। यानी 1000 लीटर पानी में जो है 1 लीटर गंधक का प्रयोग करते हैं। तो रोग कौन कौन सा लगता है? उकठा लगता है, झुलसा लगता है, और पाउडरी मिड्यूल लगता है, जिसको छछाया कहते हैं। उकठा के नियंत्रण के लिए बाविस्टिन का प्रयोग करते हैं। झुलसा के नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। और पाउडरी मिड्यूल को नियंत्रण के लिए जो है गंधक पाउडर का प्रयोग करते हैं। कैराथेन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आता है उपज। तो सिंचित क्षेत्रों में 15 से 20 कुंटल पर हेक्टेयर होता है, और असिंचित में 8 कुंटल पर हेक्टेयर होता है। सिंचित में कितना होता है? 15 से 20 कुंटल पर हेक्टेयर, और असिंचित में जो होता है 8 कुंटल पर हेक्टेयर होता है। मेथी, जिसको इंग्लिश में फेन्यूग्रीक भी कहते हैं। वानस्पतिक नाम मेथी का क्या होता है? तो ट्राइगोनेला फोइनम ड्रेइकम होता है। और कुल क्या है? तो लेग्यूमिनेसी। उपकुल पेप्लियनेसी है। और उत्पत्ति स्थान क्या है? तो दक्षिण पश्चिम एशिया। और विश्व में सर्वाधिक
मेथी उत्पादन की बात करें तो उसमें भारत में जो है किया जाता है, और भारत में मेथी का सर्वाधिक उत्पादन जो है राजस्थान में किया जाता है, और नागौर जो है सुगंधित मेथी उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पे है। और मेथी क्या है, एक स्वपरागित फसल है। तो मेथी जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फेन्यूग्रीक कहते हैं। बॉटनिकल नाम क्या है इसका, बॉटनिकल नेम ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम है। और कुल क्या है इसका, तो लेग्यूमिनेसी, उपकुल इसका पेप्लियोनेसी है। उत्पत्ति स्थान इसका दक्षिण पश्चिम एशिया है। और विश्व में सर्वाधिक मेथी उत्पादन की बात करें तो उसमें भारत में किया जाता है, और भारत में बात करें तो उसमें राजस्थान में किया जाता है। और सुगंधित मेथी उत्पादन में कौन प्रथम स्थान पे है, तो नागौर प्रथम स्थान पे है। और मेथी क्या है, तो एक स्वपरागित फसल है। अब जलवायु जिसको इंग्लिश में क्लाइमेट कहते हैं, तो इसके लिए जलवायु कैसी चाहिए होता है, तो रबी की जलवायु चाहिए होता है। और इस फसल में जो है पाला सहन करने की क्षमता होती है। तो जलवायु कैसे चाहिए होता है, तो जैसे यह एक रबी फसल है और इसमें जो है पाला सहन करने की क्षमता होती है। अब बात करें मृदा का, तो मृदा कैसा चाहिए होता है, तो चिकनी व दोमट मृदा उपयुक्त है। और मेथी जो है क्षारीयता सहनशील फसल है। तो मृदा कैसा चाहिए होता है, चिकनी व दोमट मृदा। और मेथी के लिए क्या होता है कि क्षारीयता सहनशील फसल है यह। अब अगला है किस्में, तो इसमें जो है दो प्रकार से उगाया जाता है, एक दाने वाली मेथी आता है, दूसरा सब्जी हेतु आता है। अब दाने वाली मेथी के लिए कौन सी किस्में हैं, तो हिसार सोनाली है, राजेंद्र क्रांति है, लॉम सिलेक्शन है, RMT 1 जिसे प्रभावी कहते हैं, RMT 305 है, RMT 143 है, CO1 है, UM 144 है, जोमनेर से विकसित है। और सब्जी हेतु कौन सा है, तो कसूरी मेथी है, और पूसा अर्ली ब्रांचिंग है, और पंत रागनी है। तो किसमें कौन कौन सी है, दाने वाली मेथी में हिसार सोनाली, राजेंद्र क्रांति, लाम सिलेक्शन, RMT 1 जिसको प्रभावी कहते हैं, RMT 305, RMT 143, CO1 और UM 144। और सब्जी हेतु कसूरी मेथी, पूसा अर्ली बंचिंग और पंत रागिनी है। अब बात करें बीज दर का, सीड रेट का, तो सीड रेट कितना चाहिए होता है, 20 से 25 kg जो है पर हेक्टेयर चाहिए होता है। और दूरी कितना चाहिए होता है, तो 30 इंटू जो है 10 सेंटीमीटर जो है दूरी चाहिए होता है। और जो बीज की गहराई है, गहराई जो है वो 5 सेंटीमीटर रखते हैं। तो बीज दर कितना चाहिए होता है, 20 से 25 kg पर हेक्टेयर। और दूरी कितना चाहिए होता है, तो 30 इंटू 10 सेंटीमीटर दूरी चाहिए होता है। और जो बीज की गहराई है कितना रखते हैं, तो 5 सेंटीमीटर रखते हैं। अब बीज उपचार की बात करते हैं, तो इसमें जो है सीड ट्रीटमेंट में FIR विधि द्वारा होता है, यानी फंगीसाइड का प्रयोग करते हैं, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम प्लस राइजोबियम। और मेथी में जो है बीज उपचार हेतु राइजोबियम की मेलिलोटाई प्रजाति काम में लेते हैं। और इसके अलावा जो है रिचका में भी यही होता है। और तो बीज उपचार में क्या करते हैं, FIR विधि, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। और मेथी में बीज उपचार हेतु राइजोबियम की मेलिलोटाई प्रजाति काम में लेते हैं। अब बुआई का समय की बात करें, तो इसमें 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होता है, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। और NPK की बात करें तो 1:2:1 में रहता है, अर्थात 20-40-20 kg पर हेक्टेयर यूज करते हैं। और सिंचाई की बात करते हैं, तो पहली सिंचाई जो है 30 दिन बाद करते हैं। अच्छा, गेहूं में जो है CRI स्टेज में जो पहली सिंचाई होती है वो कब करते हैं, तो 21 दिन
करते हैं। वैसे 20 से 25 दिन तक का रेंज माना जाता है, लेकिन 21 जो है उसका एवरेज कहा जाता है। और खरपतवार जिसको वीट कंट्रोल कहते हैं, तो इसमें बैसालीन आता है या पेंडिमेथिलीन खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं। तो खरपतवार के लिए वीट कंट्रोल में किसका प्रयोग करते हैं, तो बैसालीन या पेंडिमेथिलीन खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं। और सिंचाई की बात करें तो पहली सिंचाई 30 दिन बाद करते हैं। अब बात करें कीट का, तो इसमें मोइला लगता है और डाइमिथोएट 2 ml पर लीटर की दर से जो है छिड़काव करें, उसके नियंत्रण करना है। तो मोइला को रोकने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो डाइमिथोएट का प्रयोग करते हैं। 2 ml पर लीटर की दर से जो है छिड़काव करते हैं। और अब बात करें रोग का, तो इसमें पाउडरी मिड्यूल लगता है जिसको छछाया भी कहते हैं। इरीसाइफी पॉलीगोनी जो है इसका कारक है। और नियंत्रण के लिए जो है कैराथेन का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद दूसरा आता है डाउनी मिड्यूल आता है, जो कि पेरिनोस्पोरा ट्राइगोनेली कारक है इसका। और उसके बाद मैनकोजेब का प्रयोग करते हैं इसमें। और जड़ गलन में जो है राइजोक्टोनिया स्पीसीज आता है, और इसके नियंत्रण के लिए जो है 0.3% जो है बाविस्टीन का प्रयोग करते हैं। तो पाउडरी मिड्यूल या छछाया रोग में क्या आता है, इरीसाइफी पॉलीगोनी आता है। नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कैराथेन का प्रयोग करते हैं। और डाउनी मिड्यूल जिसमें क्या आता है, पेरिनोस्पोरा ट्राइगोनेली आता है। नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो मैनकोजेब का जो है प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद जड़ गलन जिसमें कौन आता है, तो राइजोक्टोनिया स्पीसीज आता है। और नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बाविस्टीन का 0.3% जो है छिड़काव करते हैं। और उपज, तो सिंचित क्षेत्र में जो है 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज होता है। और असिंचित क्षेत्र में जो है 10 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज होता है। सिंचित क्षेत्र में कितना होता है, तो 25 से 30 क्विंटल होता है। 25 से जो है 30 क्विंटल होता है। और असिंचित में कितना होता है, तो 10 से जो है 15 क्विंटल जो है होता है पर हेक्टेयर। सौंफ जिसको इंग्लिश में फनल कहते हैं, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, तो फोइनिकुलम वल्गेयर है। कुल इसका अम्ब्रेलीफेरी है। और उत्पत्ति स्थान की बात करें तो यह दक्षिण पश्चिम यूरोप है। और सौंफ की जो है प्रमुखता खेती राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में होता है। तो उत्तर प्रदेश अगर जो भारत में एरिया वाइज पूछा जाए तो चौथे स्थान पे आता है, और राजस्थान इसमें पहले स्थान पे आता है। बाकी दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे महाराष्ट्र। और सौंफ क्या है, परपरागित फसल है। और भारतीय किस्मों के बीजों में जो है 1% तेल पाया जाता है, जबकि यूरोपीय किस्मों में 2 से 4% तेल पाया जाता है। तो सौंफ का वैज्ञानिक नाम क्या है, फोइनिकुलम वल्गेयर। कुल क्या है इसका, अम्ब्रेलीफेरी। उत्पत्ति स्थान क्या है, तो दक्षिण पश्चिमी यूरोप। और सौंफ की प्रमुखता खेती जो है राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में होती है। और सौंफ क्या है, एक परपरागित फसल है। और भारतीय किस्मों के बीजों में 1% तेल पाया जाता है, जबकि यूरोपीय किस्मों में जो है 2 से 4% तेल पाया जाता है। अब भंडारण की बात करते हैं तो 6 से 8% नमी पर जो है सभी मसालों वाली फसलों के बीजों का भंडारण करते हैं। तो जितनी भी मसाले वाले बीजों फसलों के जो है बीजों को भंडारण करना होता है, कितने पे करते हैं, तो 6 से 8%। अनाज में 10 से 12% वाले नमी पे जो है भंडारण करते हैं। और दलहन में जो है 8 से 10% दलहन वाले में करते हैं। और तिलहन वाले को जो है 6 से 8% जो है नमी पर भंडारित करते हैं। ये तीनों जो है इम्पोर्टेंट है। तो अगर अनाज वाले या फिर दाने वाले जो है फसलों को भंडारित करना होता है तो कितने % नमी पे करते हैं, तो 10 से 12% नमी पे करते हैं।
और बात करें दलहन वाली फसलों को कितने % नमी पर जो है भंडारित करते हैं, तो दलहन वाली फसलों को 8 से 10% नमी पर भंडारित करते हैं। और तिलहन की बात करें तो फसलों के बीजों को कितने % नमी पर जो है भंडारित करते हैं, तो 6 से 8% जो होता है नमी पर भंडारित करते हैं। अब भंडारण में क्या होता है कि 6 से 8% नमी पर सभी मसाले वाले जो है फसलों के बीजों का भंडारित करते हैं। तो तिलहन और मसालों का भी क्या है, तो 6 से 8% है। बाकी दलहन के लिए 8 से 10% है और अनाज वाले के लिए जो है 10 से 12% है। अब जलवायु कैसा चाहिए होता है, तो ठंडा व शुष्क जलवायु उपयुक्त होता है और चूना युक्त बलुई मृदा या चिकनी मृदा उपयुक्त होती है। तो जलवायु कैसा चाहिए होता है, ठंडा व शुष्क जलवायु उपयुक्त होता है और चूना युक्त बलुई मृदा या चिकनी मृदा जो है उपयुक्त होती है। अब बुआई का समय, सोविंग टाइम, तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर जो है इसका बुआई का समय है। और रोपाई के लिए नर्सरी भी जो है तैयार करते हैं, तो रोपाई के लिए नर्सरी इसमें तैयार करते हैं। और 1 हेक्टेयर फसल के लिए जो है 100 मीटर स्क्वायर जो है नर्सरी क्षेत्र काफ़ी होता है। तो अगर 1 हेक्टेयर फसल के लिए नर्सरी क्षेत्र की बात करते हैं तो कितना है काफ़ी होता है, तो 100 मीटर स्क्वायर काफ़ी होता है। और नर्सरी में जो है बीज उगाने के 2 महीने बाद जो है खेत में लगाते हैं। नर्सरी में बीज उगाने के 2 महीने बाद क्या होता है, उसके बाद फिर खेत में लगाते हैं। और इसकी नर्सरी जुलाई और अगस्त में करते हैं। तो बुआई का समय क्या है, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर है। और उसके बाद रोपाई के लिए नर्सरी तैयार करते हैं और 1 हेक्टेयर फसल के लिए जो है 100 मीटर स्क्वायर जो होता है नर्सरी क्षेत्र काफ़ी होता है। और नर्सरी में जो है बीज उगाने के 2 महीने बाद खेत में लगाते हैं और इसकी नर्सरी जो है जुलाई अगस्त माह में जो है करते हैं। अब बात करें किस्मों का, तो इसमें किस्म कौन कौन सा था, तो GF1 आता है, UF1 आता है, RF 125 आता है और ST 9 आता है, सिलेक्शन 16 आता है, लखनऊ 1 आता है। लखनऊ 1 कैसा है, तो चबाने वाली जो है सरसों की किस्म है। तो किस्मों में कौन सा आता है, तो GF1 आता है, UF1 आता है, RF 125, ST 9 आता है, सिलेक्शन 16 आता है, लखनऊ 1 आता है। और लखनऊ 1 क्या है, एक चबाने वाली सौंफ की किस्म है। अब बीज दर कितना चाहिए होता है, तो सीधी बुआई हेतु 8 से 10 kg पर हेक्टेयर और नर्सरी तैयार करने हेतु 3 से 4 kg पर हेक्टेयर और दूरी जो है 60 × 80 सेंटीमीटर रखते हैं। तो सीधी बुआई हेतु कितना रखते हैं, 8 से 10 kg पर हेक्टेयर और नर्सरी तैयार करने हेतु 3 से जो है 4 kg रखते हैं पर हेक्टेयर। और उसके बाद दूरी कितना रखते हैं, तो 60 × जो है 80 सेंटीमीटर रखते हैं। और बात करें तो उर्वरक में कौन सा आता है, नाइट्रोजन 90 kg पर हेक्टेयर आता है और फास्फोरस होता है 40 kg पर हेक्टेयर आता है। और पोटास क्या होता है, तो सौंफ की फसल में जो होता है पोटास बिल्कुल भी जो है काम में नहीं लेते हैं। और सिंचाई जो है इरिगेशन, अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई में क्या होता है, अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है इरिगेशन में। तो उर्वरक कितना लगता है, तो नाइट्रोजन 90 kg पर हेक्टेयर और फास्फोरस 40 kg पर हेक्टेयर। और सौंफ में जो है पोटास बिल्कुल काम में नहीं लेते हैं। और खरपतवार की बात करें तो इसमें पेंडीमेथिलीन 1 kg पर हेक्टेयर अंकुरण से पूर्व जो है काम में लेते हैं। तो पेंडीमेथिलीन का प्रयोग किया जाता है 1 kg पर हेक्टेयर और कब किया जाता है, तो अंकुरण से पूर्व काम में लेते हैं। और फिर आता है कीट, तो कीट में कौन सा आता है, तो मोइला व थ्रिप्स आता है। तो दोनों ही क्या होता है, फसलों से रस चूसते हैं। मोइला व थ्रिप्स क्या करते हैं, दोनों ही पौधों से क्या होता है, रस चूसते हैं। और डाइमिथोएट जिसको रोगोर कहते हैं 1 ml पर लीटर की दर से जो है छिड़काव करें। तो कीट इसमें कौन सा लगता है, मोइला व थ्रिप्स लगता है। अब बात करें रोग का, तो रेमुलेरिया ब्लाइट आता है जो रेमुलेरिया फोइनिक्यूनेला नामक फफूंद द्वारा होता है।
तो रेमुलेरिया ब्लाइट किसकी वजह से होता है? तो रेमुलेरिया फोइनिक्यूनेला नामक फफूंद द्वारा होता है। फिर दूसरा आता है चूड़ी आसिता, जिसको छछाया भी कहते हैं, इरिस आइफी पॉलीगोनी की वजह से होता है। और लक्षण क्या है इसके? तो पत्तियों व टहनियों पर जो होता है सफ़ेद चूड़ जैसा दिखाई देता है, और जो बाद में जो है पूरे पौधे पर जो है फैल जाता है। पत्तियों व टहनियों पर सफ़ेद चूड़ जैसा दिखाई देता है, पाउडर लाइक, और बाद में क्या होता है पूरे पौधे पर फैल जाता है। और रोकथाम के लिए जो है सल्फ़र डस्ट का प्रयोग करते हैं 25 kg पर हेक्टेयर, और कैराथेन जो है 1 ml पर लीटर की दर से जो है छिड़काव करते हैं। तो कैराथेन कितना प्रयोग करते हैं? तो 1 ml पर लीटर की दर से जो है छिड़काव करते हैं। अब तीसरा आता है गोदिया रोग या गमोसिस रोग आता है। तो इसमें क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ और दानों पर तथा पुष्करम पर जो है चिपका रहता है। चिपचिपा पदार्थ कहाँ पर? तो दानों पर और जो है पुष्करम पर चिपका रहता है, और यह कैल्शियम की कमी व कवक द्वारा होता है। तो यह रोग किसके कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी व कवक द्वारा होता है। और नियंत्रण के लिए जो है बाविस्टीन ये जो है कॉपर सल्फेट @ 0.5% जो है छिड़काव करें, और उपज 10 से 15 कुंटल पर हेक्टेयर होता है। तो रोग कौन कौन सा लगता है? रेमुलेरिया ब्लाइट, जो किसकी वजह से होता है? रेमुलेरिया फोइनिक्यूनेला नामक फफूंद से होता है। और फिर दूसरा रोग कौन सा है? तो चूड़ी आसिता है, जो किसकी वजह से होता है? इरिस आइफी पॉलीगोनी की वजह से होता है। और लक्षण क्या है? तो पत्तियों व टहनियों पर सफ़ेद चूड़ जैसा दिखाई देता है, बाद में पूरे पौधे में फैल जाता है। रोकथाम के लिए जो है सल्फ़र डस्ट 25 kg पर हेक्टेयर या कैराथेन का 1 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। तीसरा आता है गोदिया रोग या गमोसिस आता है। तो चिपचिपा पदार्थ क्या होता है? दानों पर तथा पुष्परम पर जो होता है चिपका रहता है, और यह रोग जो है कैल्शियम की कमी व कवक द्वारा होता है। और नियंत्रण के लिए क्या करते हैं? तो बाविस्टीन एवं जो होता है कॉपर सल्फेट @ 0.5% का छिड़काव करते हैं, और उपज तो 10 से 15 कुंटल पर हेक्टेयर उपज होता है इसमें। अब सौंफ की कटाई। तो सौंफ के दाने जो है गुच्छों में आते हैं, और पौधे के सभी गुच्छे एक साथ नहीं पकते हैं, अतः कटाई जो है एक साथ संभव नहीं होती है। तो सौंफ में क्या होता है कि कटाई एक साथ संभव नहीं होती है, क्योंकि दाने जो है गुच्छे में आते हैं और सभी गुच्छे एक साथ पकते नहीं हैं। और दानों का रंग जो होता है हरे से जो होता है हल्का पीला होना पका हुआ संकेत होता है। तो अगर जो दानों का रंग हरे से हल्का पीला हो गया है तो गुच्छा तोड़ लेते हैं। और चबाने वाली सौंफ को दाने जो है पूर्ण विकसित होने से पूर्व जो होता है हरे अवस्था में तोड़कर छाया में सुखाते हैं। तो जो चबाया जाता है उसको पूर्ण विकसित होने से पूर्व हरे अवस्था में तोड़कर छाया में सुखाते हैं। और अन्य चारा वाली फसल कौन सी है? तो इसमें आता है नेपियर घास आता है, या एलिफेंटा या युगांडा ग्रास आता है, और पेनिसेटम परप्यूरियम, और अंजन घास या धामन घास आता है, सेंक्रेनस सेलियारिस, और सेवरन घास आता है जिसको ल्यूसिरा से सिंडिका से, और जो है यह पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा जैसलमेर में जो है पाई जाती है। तो नेपियर घास या एलिफेंट या युगांडा ग्रास का क्या है? तो पेनिसेटम परप्यूरियम है। और अंजन घास या धामन घास का क्या है? तो सेंक्रस सेलियारिस है। और सेवन घास का क्या है? तो ल्यूसिरस सिंडिकस है। और यह जो है पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादातर जैसलमेर में पाई जाती है। चाय, जिसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलिया स्पीसीज है, और चाय को जो है पेय पदार्थों की रानी कहते हैं, क्वींस ऑफ बेवरेज। और कुल क्या इसका? थियेसी है, कैमेलियेसी। और मूल स्थान क्या है? तो चाइना है। और क्षेत्र और वितरण की बात करें तो भारत जो है विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। तो भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और निर्यातक भी है। तो चाय को क्या कहते हैं? पेय पदार्थों की रानी, क्वींस ऑफ बेवरेज कहते हैं। और चाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैमेलिया स्पीसीज है। और कुल क्या है? थियेसी या कैमेलियेसी है। और मूल स्थान क्या है? तो चीन है।
और भारत में जो है असम उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पर है। भारत में चाय के जो है उत्पादन की बात करें तो असम क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे आता है। और अन्य बढ़ते क्षेत्रफल में दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में है और नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु आदि हैं। और तुड़ाई की बात करें तो सबसे अच्छी विधि क्या है, 2 पत्ती और 1 कली है। और इम्परेटा सिलेंडरिका चाय का महत्वपूर्ण जो है खरपतवार है, थैच ग्रास। तो चाय को क्या कहते हैं, पेय पदार्थों की रानी कहते हैं, क्वींस ऑफ बेवरेज और क्वीन ऑफ बेवरेज। और कुल क्या है इसका, थियासी है या कैमिलियेसी है। मूल स्थान चीन है। और भारत जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और निर्यातक भी है। और भारत में उत्पादन की बात करें तो असम में होता है, सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान पर है। और अन्य बढ़ती क्षेत्र मतलब और कहाँ पर होता है तो दार्जिलिंग में होता है जो कि पश्चिम बंगाल में है, और नीलगिरी पहाड़ियों में होता है तमिलनाडु में। और तुड़ाई की बात करें तो सबसे अच्छी विधि क्या है, 2 पत्ती और 1 कली है। और चाय का महत्वपूर्ण खरपतवार की बात करें तो थच ग्रास है, जिसको इम्परेटा सिलेंड्रिका कहते हैं। और अगला है बक गेहूँ, जिसका वैज्ञानिक नाम है फेगोपायरम एस्कुलेंटम है। और परिवार क्या है इसका, मतलब फैमिली क्या है तो पॉलीगोनेसी है। और सूडो सीरियल के रूप में जाना जाता है। और बक गेहूँ के फल को एचेन के रूप में जाना जाता है। और टोक्यो जो होता है बक गेहूँ की किस्म है। और बक गेहूँ की बुआई का समय जून जुलाई में है। और उसके बक गेहूँ की पत्तियाँ व फूल में जो अल्कलॉइड होता है रूटीन। तो बक गेहूँ जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, फेगोपायरम एस्कुलेंटम है। फैमिली क्या है तो पॉलीगोनेसी है। और सूडो सीरियल के रूप में जाना जाता है। और बक गेहूँ के फल को एचेन के रूप में जाना जाता है। और टोक्यो क्या है तो बक गेहूँ की किस्म है। और बक गेहूँ की पत्तियाँ और फूल में जो है एल्कलॉइड होता है रूटीन। बक गेहूँ की पत्तियाँ और फूल में कौन सा एल्कलॉइड होता है तो रूटीन होता है। और उसके बाद बक गेहूँ की बुआई का समय क्या है तो जून जुलाई है। टोक्यो बक गेहूँ की किस्म है और सूडो सीरियल के रूप में जाना जाता है। और बक गेहूँ के फल को क्या कहते हैं तो एचेन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।